लगभग 50,000 वर्ष पहले यहाँ पे कई सारे मनुष्यों की प्रजातियाँ रहा करती थी। क्या बात है, मेरा फेवरेट रूम। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं इंदौर के जीपीओ आई बस स्टॉप पे, और यहां से सेंटर म्यूज़ियम आपका इंदौर का और ज़ू इंदौर का आपको दोनों पास पड़ेगा। तो अगर आप आना चाहते हैं, दोनों जगह दोनों एक साथ घूमना चाहते हैं, तो दोनों आपको एक साथ ही मिल जाएगा। जो कि यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर पे आपको मिल जाएगा आपका ज़ू, और मुश्किल से 50 कदम में मिल जाएगा सेंटर का आपका म्यूज़ियम। मैं हूँ इस वक्त इंदौर के म्यूज़ियम में, और इसकी स्थापना माधवराव सिंधिया से लेके जीवाजीराव सिंधिया के काल में की गई थी। अच्छा, ये लगभग 1925 से 1929 के बीच की बात है। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्कल्पचर, चाहे मध्यकालीन भारत हों या आधुनिक भारत हों, उस समय से लेकर आज तक के काफ़ी सारे स्कल्पचर्स आप देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको टिकट जो है वो इंडिविजुअल यानी अकेले का लगभग 20 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वीडियो बनाने हैं तो 400 रुपये देने पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत की स्थापत्य कला और मूर्ति कला का यहाँ पे एक विहंगम दृश्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मूर्ति है ये भगवान की है, वामन अवतार, मंदसौर से है, लगभग 11वीं सदी, आज तकरीबन 900 वर्ष पहले की मूर्ति है। इसी तरह ये जो है प्रतिमा सूर्य नारायण की, सूर्य देवता की, ये लगभग 10वीं सदी की है। सेम वही चीज़ है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ने वाले ज़िले हैं। ज़्यादातर जितनी भी यहाँ पे मूर्तियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी मंदसौर 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 मंदसौर। तो 11वीं शताब्दी की मंदसौर की ज़्यादातर आप यहाँ मूर्ति पाएंगे। उस वक्त जो है मालवा में परमार राजाओं का शासन था, खासकर राजा भोज का। तो भोज जो हैं मूर्ति कला के लिए, अपने संगीत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए न सिर्फ मध्य भारत में बल्कि विश्व में भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। ज़्यादातर मूर्तियों के चेहरे तोड़ दिए गए थे। आप देख सकते हैं जब जितने भी आक्रांता हुआ करते थे उनको अगर कुछ मिलता नहीं था, अगर सोना चांदी वगैरह ज़वारात, तो उन्हें मूर्ति वगैरह से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। हाँ, बुद्ध किशन बहुत से लोगों को बोला जाता था। तो महमूद गजनवी हो गया, बलबन हो गया, गौरी हो गया, खिलजी हो गए, ये सब ज़्यादातर मूर्तियों को पसंद नहीं करते थे। और ख़ासकर जो मूर्तियाँ बना करती थी हमारे काल में, वो ज़्यादातर ईश्वर की, उन सब चीज़ों की ज़्यादा बना करती थी। एक चीज़ और है, बगल में ही इंदौर का ज़ू है, वहाँ पे अच्छी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे मैं अकेला घूम रहा हूँ। हाँ, 2-4 लोग आए हुए थे यहाँ पे, मगर बाहर से देख के चले गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इतिहास से, हमारी कलाओं से ज़्यादा किसी को फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। वो देखना भी नहीं चाहते, उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए फटाक से। जैसे कि आजकल के ज़माने में यूट्यूब और आ चुका है आपके रील्स वगैरह बहुत सारी कंपनियों के, यानी 5-5 सेकंड 10 सेकंड के वीडियोस, उसी में देख खुश हो जाते हैं, उल्टे सीधे हरकतें करते हैं। अभी बोल दो कि आर्मी ज्वाइन कर लो तो होके भगते हैं। यहाँ पे आप ये एक कलाकृति आप देख रहे हैं, ये पुरुष धड़ है और नृत्य मूर्ति का, और इसे टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा एक्चुअली होता ये है कि मिट्टी है, मिट्टी से अगर आप जो है एक मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद उसे गर्म करते हैं भट्टी में। तो भट्टी में पकने के बाद जो कलाकृति आपको निकलती है, जैसे कि ईंटा हो गया, ईंटा पहले कच्चा ही होता है, मिट्टी से बनता है।
और फिर जब वो मिट्टी पक जाती है तो लाल लाल करके आपके सामने आ जाती हैं, तो वो टेराकोटा की आप एक एग्जाम्पल है। जैसे कि आप ये बगल में आप ये मूर्ति देख रहे हैं, शीश देख रहे हैं, ये एक्चुअली पत्थर की बनी हुई है, लेकिन ये जो आप कला देख रहे हैं इसे मिट्टी को पका के बनाया जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंस्क्रिप्शन गैलरी में। ये ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो तांबे के प्लेट्स में बनाई गई हैं। जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो अपने प्लेट्स में अपने बारे में लिख दिया करते थे। जैसे कि राजा भोज के समय में संस्कृत काफ़ी ज़्यादा मध्य भारत में फैल गई थी, तो राजा भोज के विषय में भी यहाँ पे ताम्रपत्र है, और यहाँ पे जो है संस्कृत में एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इंस्क्रिप्शन है। तो ये रहा, देखिए आप। राजा भोज परमार का बेटमा दान पत्र। जो दान पत्र हैं ज़्यादातर जो पुरोहित हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, तो उनके द्वारा इसे संरक्षित किया जाता था। क्योंकि अगर कोई आगे चल के विवाद होता है किसी प्रकार से ब्राह्मणों के ही बीच में, या फिर कोई भी आगे चल के जो भी पुरोहित आया करते थे उनके बीच में, तो ये जो पत्र हैं इनके ज़रिए वो बता सकते थे कि हाँ भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र में। ये जो आप ताम्रपत्र देख रहे हैं, उस वक्त भारत के मालवा क्षेत्र में शक राजवंश का धीरे धीरे आक्रमण चालू हो गया था भारत में। अब उस वक्त महाराजा भट्टारक इस क्षेत्र में शासन किया करते थे, और उनका ये जो इंस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं ये पाली से रिलेटेड है, और दान पत्रों का यहाँ पे इंस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये तकरीबन 2000 वर्ष पहले के दान पत्र के विषय में यहाँ पे जानकारी आपको मिल रही है। अब यहाँ पे हम लोग इंटर कर चुके हैं सिक्कों में, जनपदीय सिक्के, और ये जनपद काल के सिक्के हैं। ईसा पूर्व 300 से सन 100 तक के कॉइन्स ऑफ उज्जैनी जनपद। अशोक के काल के सिक्के। अवंती की 2 कैपिटल हुआ करती थी, एक थी उज्जैनी और एक थी महिष्मती। और उस वक्त अवंती राज्य में शासन कर रहे थे यहाँ के गवर्नर अशोक। तो ये अशोक द्वारा बनाए गए सिक्के। इंडो बैक्ट्रियन कॉइन, हिंदू यूनानी। अच्छा, जब अलेक्जेंडर यहाँ से लौट गया था तो यहाँ के इलाके अपने यूनानी जो शासन थे, गवर्नर थे हुआ करते थे, उनको दे गया था। तो जो बैक्टीरिया है इस वक्त जो है आपके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है, और कुछ चीन के इलाके में भी। तो वो बैक्टीरिया वाला इलाका था, तो वहाँ पे जो है काफ़ी समय तक यूनानियों का अधिकार था, ग्रीक का अधिकार था। ये देखिए वल्लभी के सिक्के, इंडो ससेनियन सिक्के, कुषाण डायनेस्टी। ये लगभग आप बोल सकते हैं कि आज तकरीबन 1900 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ, और लगभग 300 AD तक शासन करता रहा भारत में। तो ये एक्चुअली में कुजुल कैटफिशियस से होते हुए धीरे धीरे कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा, जो कि कुषाण डायनेस्टी के सबसे प्रतापी राजा कहलाते थे। तो उनके सिक्कों का यहाँ पे कलेक्शन है। कुषाण एक्चुअली में कहते हैं कि एक क्रॉस ब्रीड थी चाइना की और रोमन एम्पायर की। तो यहाँ पे उनके सिक्कों का एक प्रदर्शनी लगा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं समुद्रगुप्त, यानी गुप्त वंश की जो प्रारंभ होता है वो होता है लगभग आज से 1700 वर्ष पहले। 300 AD से लेके वो लगभग 600 AD तक शासन करते हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे सफल साम्राज्य भारत में बोला जाता है, क्योंकि उस वक्त भारत का स्वर्ण युग चल रहा था। तो बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि कुछ जो आक्रांता थे उनके युग में भी भारत का स्वर्ण युग चला। एक्चुअली में नहीं, वो आक्रांताओं का स्वर्ण युग था। भारत का अगर देखा जाए, जो मेन भारतीय जनित शासक हुआ करते थे, तो उस वक्त गुप्त का जो गुप्त काल चल रहा था, फिर चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त प्रथम हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो। चंद्रगुप्त आप उनसे कंसिडर न करिएगा मौर्य वालों से, ये मैं गुप्त शासन की बात कर रहा हूँ। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब गुप्त काल के सम्राट हुआ करते थे।
उनके समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारत में, और उस वक्त भारत लगभग 33% वर्ल्ड की इकोनॉमी होल्ड करता था और दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज रखा करता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है, मगर मैं उसे नेपोलियन नहीं बोलता। उसका रीज़न ये है कि नेपोलियन आखिरकार अंग्रेज़ों के द्वारा हार जाता है, जबकि समुद्रगुप्त अजेय थे। तो समुद्रगुप्त नेपोलियन ना होके बल्कि समुद्रगुप्त यानी सम्राट ही थे, अजेय सम्राट। बीसवीं सदी के प्रारंभ में एच.डी. संकलिया और वाकड़कर द्वारा भारत के नर्मदा क्षेत्र में कई सारे ऐसे पौराणिक वस्तु पाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि मध्य भारत में भी लगभग 50,000 वर्ष पहले यहाँ पे कई सारे मनुष्यों की प्रजातियाँ रहा करती थी, शुरुआती मनुष्य, जिसमें से एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ये हस्तकुठार एवं विदारणियाँ, जिससे या तो शिकार किया जा सकता था या तो पेड़ पौधों को काटने का भी प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे एक चित्रण है, आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे पत्थर भी पाए गए हैं जो लगभग 50,000 वर्ष पहले हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग की जा चुकी है, और उनसे यही पता चलता है ये लगभग 50,000 वर्ष पहले यहाँ पे ये मनुष्य की एक प्रजाति रहा करती थी और इन सब हथियारों का उपयोग किया करती थी। यहाँ पे एक छोटा सा मैप है जिसमें ग्वालियर, राजगढ़, सीहोर, इंदौर, मंडलेश्वर, वहाँ पे कई सारी गुफाओं में, कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट में ये सब वस्तुएं पाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर भी पाए गए हैं जिनके द्वारा आग जलाई जाती थी। तो ये है एक पेंगुलिन, इसे मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल बोला जाता है, और इसे जो है यहाँ से ले जाते हैं चाइना में, और चाइना में लगभग 10 से 20 लाख रुपये में बेचते हैं, क्योंकि चाइना में ये मान्यता है कि इससे कई सारी रोग जो होते हैं, कई सारे रोग होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, इसको खाने से, इसकी चमड़ी से, इसके दांत से, इसकी हड्डियों से पीस के खा लिए ठीक हो जाओगे। तो भारत में ज़्यादा इसका मूल्य नहीं है, मगर यहाँ पे कई सारे शिकारी जैसे पकड़ते हैं और चाइना ले जाके ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। ये देखिए हंसिया, खैर ये ऊपर का जो हिस्सा है वो लकड़ी का बना है, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है धारदार पत्थरों से बना है। उसका उपयोग शिकार के लिए और भोजन को छोटा करने के लिए या आग जलाने के लिए किया जाता है। उसको मैं पहले पढ़ा करता था एक्चुअली किताबों में, देख पहली बार रहा हूँ। वाकड़कर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी और भीमबेटका के कुछ अवशेष और पत्थर यहाँ पे आपको दिखेंगे। भीमबेटका का नाम एक्चुअली इसे रखा गया था, जो पौराणिक कथाएं हैं हमारी महाभारत काल में, उसमें ये बोला जाता था कि भीम जी उनको वनावास हो गया था, तो वो वहीं जाके बैठते हैं, तो इसलिए उस जगह का नाम भीमबेटका रख दिया था। लेकिन बाद में जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार, बल्कि कई सारी ऐसी वस्तुएं भी थीं जो कि बहुत ही प्राचीन थी, एक तरह से स्टोन एज के समय की थी। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि मोहनजोदड़ो जो है, आज से तकरीबन 6,500 वर्ष पहले की सभ्यता के कुछ अवशेष यहाँ पे हैं। ये देखिए, ये टेराकोटा चूड़ियाँ, ये सब मिट्टी को पका के बनाई जाती थी। कहते हैं कि चीन जो है विश्व में पहला ऐसा देश था जिसने मिट्टी को पकाया और ईंट बनाया। मगर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी, उसमें ये मिलता है कि उस वक्त हमारी जो संस्कृति थी वो डेवलप्ड थी। यानी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाए तो वो उस वक्त डेवलप सिविलाइजेशन थी,
यहाँ पे शहर थे, स्नानागार थे, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम थे, मतलब पानी निकासी का साधन था, वहाँ पूजा पाठ हुआ करती थी, वहाँ पे लोग जो है एक सभ्य समाज में रहा करते थे। उसके बाद जब वो सभ्यता विलुप्त हो गई तो कई जो हमारे अर्बन सिविलाइजेशन है वो भी समाप्त हो जाती है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है हम लोग इजिप्ट के जो पिरामिड भी बन रहे थे, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी उस वक्त, ठीक। तो उन सब के कालीन थे। उस वक्त जो है चाइना जो है उतना डेवलप नहीं था, यानी दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसी सभ्यताएं थीं अगर देखा जाए तो मोटा मोटा जो विशाल थी। उनमें से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी भारत की, और एक थी इजिप्ट की, एक थी मेसोपोटामिया की, यानी मुख्यतः 3 ही थी। और इन्हीं तीनों के बीच में काफ़ी ट्रेड हुआ करता था। उनकी सभ्यताओं का यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नज़ारा दिख जाएगा। तो ये कॉपर युग की कुछ नमूने हैं। तो ये जो आप कलाएं देख रहे हैं ताम्र युगीन की हैं, यानी कॉपर युग की हैं, और ये इंदौर में ही पाई गई हैं, इंदौर के आज़ाद नगर में, आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले की। और ये जो आप पत्थर या कलाकृति के देख रहे हैं ये धार जिले की है, इंदौर के ही बगल में धार है, जहाँ पे मांडू है, राजा भोज की कैपिटल, कसरावत, खरगोन। बुद्धिस्ट साइट कसरावत। ये मटकी वाले हैं जो आज तकरीबन 4000 वर्ष पहले बनाए गए थे। बल्कि बोले हैं तो 4500 वर्ष पहले। और जो आक्रांता थे जब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, खासकर अंग्रेज़ बोला करते थे कि हम लोग असभ्य हैं, हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, और जो ज्ञान है वो हम लोग छुपाते हैं। तो अगर ये छुपाते हैं तो ये क्या है? A few moments later. इंदौर और भोपाल रियासत के कुछ टाइटल्स जो ब्रिटिश द्वारा दिया जाता था, जब ब्रिटिश शासन हो गया था भारत में, तो ज़्यादातर राजा अंग्रेज़ी सेना में ज्वाइन कर लेते थे। अब अंग्रेज़ जब उनको ज्वाइन करवाया करते थे तो उनको कई सारे टाइटल दे दिया करते, अरे आप तो महाराजा धीराज हैं, आप ये हैं, वो हैं, फलाना ठकाना है, ठीक है। और उनको कई सारे मेडल दिया करते थे। रहते थे गुलाम, यानी गुलामी में रहने वाले राजा, लेकिन उनको मेडल दे दिया करते, हाँ चलो हो गया, आप बुरा ना मानो, होली है वाला सिस्टम, कि मार के दिए फिर बुरा ना मानो, होली है वो बोल दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक यही तो थे जो किसी के सामने झुका नहीं करते थे। पेशवा बाजीराव प्रथम, कहते हैं कि इन्होंने लगभग 41 युद्ध लड़े थे और अजेय थे। अगर ये जीवित रहते तो मराठा साम्राज्य पूरे देश में फैल जाता, और अंग्रेज़ों को तो ये भगा ही चुके थे एक तरह से अपने टाइम में। अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी इनके रहते हुए भारत के मराठा साम्राज्य वाले हिस्से पे अधिकार कर सकें, लेकिन हो गया, समय को कुछ और मंजूर था। यहाँ पे ज़्यादातर पेंटिंग्स रखी हुई हैं। क्या बात है, मेरा फेवरेट रूम। ये है इतिहास हथियारों का, धनुष बाण वगैरह वगैरह, और ये चित्र है, लेकिन असली ये है। ये सब जो हैं 17वीं सदी की हैं, यानी मराठा और मुग़ल साम्राज्य, खासकर औरंगज़ेब के काल की। ये 18वीं सदी की हैं। ये जब अंग्रेज़ों का अधिकार धीरे धीरे भारत में, प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा था और मराठा भी साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा था, तब के ये वेपन्स हैं। ये भी महाशय
ये अंग्रेज़ों से ज़्यादा फेवर करते थे। और ये हैं राजपूत तलवारें जो भारत की देन है। इसमें जो कलाकारी की गई है इसके हत्थे पे ये सोने की और चांदी की परतों से बहुत ही महीन और उत्तम लेवल के कलाकारों द्वारा की जाती थी। इसकी खासियत ये थी कि मुश्किल से ये 800 से 1 किलो की ही हुआ करती थी और सकेला लोहा द्वारा बनाई जाती थी, यानी लोहा, कच्चा लोहा और पक्का लोहा को दोनों को पीटते थे लगातार, परत बाई परत परत। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे लोहे को लेके, बल्कि 1 किलो या 2-3 किलो के लोहे को लेके लगातार पीटते थे, परत के बाद परत परत। धीरे धीरे लोहा उसे छूटा था और जो उन पर धारियाँ आया करती थी उसे सकेला लोहा की कला बोल जाती थी। और यहाँ पे जो आप हत्था देख रहे हैं इसमें सोने और चांदी की परत बिछाई गई है। ये देखो खंजर, डैगर्स। जज़ैल 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई होती है और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा और अफ़गानों के बीच होती है। और मराठा अफ़गान में उस वक्त अहमद शाह अब्दाली इन तोपों का उपयोग करते हैं ऊँट के ऊपर लगा के। अब ऊँट के ऊपर अगर कोई तोप लगा दी जाए और दौड़ रहा है, तोप लेके चल रहा है, उसको मार पाना कितना मुश्किल हो जाता था, उसका वहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पे जज़ैल का उपयोग इसी तरह किया जाता था। वहाँ पे ऊँट में लगा देते थे और बैठ जाते थे निशानची और फिर मारा करते थे। तो जो हाथी लेके अगर घुस रहे हो या फिर सेना लेके घुस रहे हो, तोप आपके ऊपर चढ़ रही है, छोटी साइज़ में आकर थी मगर 4-5 सोल्जर को इकट्ठा ही निपटा दिया करती थी। उसका उपयोग जो है 1761 में पानीपत के युद्ध में हुआ था मराठा और अफ़गानों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली। वहाँ पे कहावत ही हो गई है, तुमने क्या मराठा को हराया है, ऐसा क्यों डींगे हाँप रहे हो। अफ़गानिस्तान में यही सारी चीज़ें चलती हैं। और ये जो है नेल्स हैं, इनका उपयोग हाथियों को और घोड़ों को नीचे से यानी खुर से घायल करने के लिए किया जाता। संगीन, ये सब जो पुरानी राइफलें हुआ करती थी उनमें लगा देते थे सामने, और जब आपकी गोली ख़त्म हो जाए तो इसको निकाल लो उसका कवर और फिर घोंप दो। और ये हैं वो बंदूकें जिनमें संगीनें लगाई जाती हैं। पहले बारूद भरा जाता था, फिर छोटी सी एक गोली डाल के जाके ठूस देते थे उसको, भरमार बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वैसी। और ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की बंदूकें। ये देखिए बंदूक आप देख रहे हो तीसरे नंबर वाली, उसमें एक छोटा सा पतला सा रॉड दिख रही होगी, वो एक्चुअली वही रॉड है कि उससे निकल जाती थी और उसमें फिर बारूद भरा जाता था। और फिर बारूद भरने के बाद छोटा सा एक गोला डाला जाता था, उसको फिर ठूस दिया जाता। ठूसने के बाद होता ये था कि बढ़िया दब गया है, अब ऊपर से चिंगारी मार दो, फायर कर देगा। लेकिन एक ही बार होता था, इससे में लगभग 15 से 20 सेकंड लग गए थे। और फिर उसके बाद अगर सेना काफ़ी ज़्यादा है, अधिक है, तो तलवारें लेकर लड़ाई चालू, उसमें संगीन लगा लिए, फिर फाइट किए। एक ऊपर पेन पिस्टल छोटी सी है, छोटा सा डालो और फिर छोटी सी गोली डालो, फिर मार दो। और ये है मिस्टर रिवॉल्वर, 19वीं सदी। जो यहाँ पे म्यूज़ियम है उसके बगल में एक छोटा सा और गेट है जहाँ पे आप देखें केंद्रीय म्यूज़ियम लिखा हुआ है, छोटा सा गेट, वहाँ भी आइएगा। अगर वो बंद रहेगा तो खुलवा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे भी कई सारे स्कल्पचर हैं जो रखे हुए हैं अंदर रूम के। सरस्वती जी देवी लगभग 13वीं सदी। तो यहाँ पे लगभग 700 से 1000 वर्ष पुराने कलाकृतियाँ हैं। विष्णु की दशावतार प्रतिमाएँ, नरसिंह पहली ऐसी कोई मूर्ति है जो खंडित नहीं है, वरना ज़्यादातर के चेहरे तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे माता सरस्वती की
और लगभग 700 वर्ष पहले की मूर्ति है, जो कि ज़्यादा खंडित नहीं है। कई सारे ऐसे पुरोहित हुआ करते थे जो अपने यहाँ पे जो मूर्तियाँ होती थीं देवी देवता की, वो आक्रमणकारी या आक्रांताओं के डर से खोद के ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। तो धीरे धीरे होता ये था कि जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो पता चलता नहीं था। लेकिन हुआ ये कि जब निर्माण कार्य बाकी ज़िलों में शुरू हुआ तो निर्माण कार्य करते वक्त जब नींव डाली जाती थी तो नींव की खुदाई में ये सब कलाकृतियाँ मिल जाया करती थी। इसलिए इनके चेहरे हैं वो आपको टूटे बहुत कम मिलेंगे। ये देखिए, बाहर जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं उनके चेहरे काफ़ी विक्षिप्त हैं, टूटे हुए हैं। यहाँ पे जो मूर्ति है आप देख रहे हैं विष्णु जी की, ये बची हुई है, हाथ जरूर टूट गए हैं, ये देखिए, मगर फिर भी सही सलामत। चामुंडा देवी, माँ दुर्गा, योग नारायण, विष्णु जी, और ये शयन मुद्रा में विष्णु जी। यति चतुष्टिका लगभग 1200 वर्ष, 1200 नहीं, 12वीं सदी में, यानी 800 वर्ष पहले। नायक एवं नायिकाएं, विहंगम दृश्य, माता गौरी, ये यहाँ पे इसे भी खंडित किया गया है, मगर जो रिस्टोरेशन का कार्य किया गया है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप जो हालत देख रहे हैं यहाँ की टेढ़ा मेढ़ा, वो अच्छा नहीं है, परंतु कर भी क्या सकते हैं। लोग जो हैं अभी भी जागरूक नहीं उतने। ये देखिए, ये सबसे पुरानी मूर्ति है जो मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ, लगभग जो है 1300 वर्ष पहले की है। लकुलीश, वीणाधर शिव, वीणा बजाते हुए शिव मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर उनके हाथ में वाद्य यंत्र बहुत कम ही मैंने बल्कि मैंने कभी देखा ही नहीं वाद्य यंत्र। तो वीणा बजाते हुए शिव को पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, जो है नृत्य करते हुए शिव देखा है मैंने, नटराज जी तांडव नृत्य करते हुए, मगर वीणा बजाते हुए कभी नहीं देखा। तो हिंगलराज, मंदसौर, यहाँ पे ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं वो मंदसौर की ही हैं। और यहाँ पे एक काफ़ी खूबसूरत कलाकारी की गई, गेट बनाया गया ये पूरा। और म्यूज़ियम के दूसरे रूम से निकलते ही यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, इसे भी तोड़ ताड़ के इसको ख़राब कर दिया गया। ये लगभग 900 वर्ष पुरानी मूर्ति है और ये महिषासुर का वध कर रही है। अब इसमें महिषासुर गायब है। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है स्कल्पचर, ये रहा तीर वाला, तीर लगा हुआ है इनमें, और ये भैंसे का जो सिर है वो कटा हुआ है। और यहाँ माता जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है, वरना ये काफ़ी सुंदर स्कल्पचर होता। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट विज़िट में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।